बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 6 ऑक्सफोर्ड की साइंस की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि आज से ये जो बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी सीरीज़ को जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि जब आप लोग एग्ज़ाम में अपेयर हों तो आपके पास बाकायदा नॉलेज हो और आप लोग एक लॉजिकल रीजनिंग और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। तो मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आपको रट्टे से हटाकर कॉन्सेप्ट बेस आपको मैं एक तैयारी करवाऊँ, ताकि सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि आप अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट में भी जो है इस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेड 6 साइंस ऑक्सफोर्ड की बुक को। तो उसका पहला चैप्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ज़रा इस चैप्टर के डीप में पढ़ने से पहले मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो इसका नाम है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो इस चैप्टर का नाम है, इसके ऊपर ज़रा फोकस करूँगा कि आखिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते किसे हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक है सेलुलर और एक है ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर से आपने 5 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, 4 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि सेल किसे बोलते हैं। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। एक एटम होता है और एक सेल होता है। अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि आखिर एटम भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और सेल को भी हम एक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, तो आखिर असल बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है। तो ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि एटम हमारे पास इस दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अलबत्ता उससे भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन ग्रेड 5 तक जो है हमें एटॉमिक एटम के बारे में बताया जाता है और सब एटॉमिक के बारे में बहुत कम नॉलेज दी जाती है। लेकिन सेल और एटम में फ़र्क ये है कि सेल कैन बी मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ एटम्स, यानी एक एटम सेल को बनाता है। सेल बड़ा एक स्ट्रक्चर है और एटम उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फिर सेल को क्यों बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। तो हम सेल को इस वजह से बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसके अंदर हम ह्यूमन्स भी आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ये सारे के सारे सेल से मिलकर बनते हैं। इनकी बॉडी में अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम सेल कहते हैं। आप सेल की डिफिनेशन को आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप एक रूम में हैं, उस रूम में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अगर आप कहें कि आखिर ये रूम बना कैसे और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो आप रूम की दीवार को देखेंगे और उस दीवार में ब्रिक लगी होंगी, तो आप कहेंगे वो जो ब्रिक है वो आपके पास स्मॉलेस्ट की बिल्डिंग ब्लॉक है उस रूम का। अगर हम ऑर्गेनिज्म को देखें तो हम ऑर्गेनिज्म में भी ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म का, यानी एक ह्यूमन का, एक एनिमल का, एक प्लांट का एक अगर बिल्डिंग ब्लॉक देखा जाए तो वो सेल होगा। और ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज से निकला है, जिसका मतलब होता है मुनज़्ज़म करना, जिसका मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज वे में हम तरतीब देना एक चीज़ को। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाना, एक ऑर्गेनिज्म बनाना। तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि आखिर सेल किस चीज़ से बना है, सेल कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो वो भी इस चैप्टर के अंदर हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब ज़रा हम इसकी रीडिंग करते हैं और रीडिंग के साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिर इस पैराग्राफ में मेन कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है। सेल्स। All living things are made up of cells. Some living things such as bacteria exist as a single cell. These are called unicellular organisms. Most animal and plant, however, are made up of millions of cells joined together. These are called multicellular organisms. Cells are microscopic. This means that they are very tiny and can only be seen by using a microscope. Animal and plant cells have similar jobs. They take in food, release energy, get rid of waste, grow, reproduce. Their structure, however, are not same. अच्छा, जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल का मैंने बड़ा ब्रीफ एक इंट्रो दिया, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बता रहा है कि भाई सेल जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है और जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस दुनिया के अंदर वो या तो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीसेलुलर, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब है एक और मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से मिलकर बनते हैं और मल्टीसेलुलर का मतलब कि ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। तो उसमें यही चीज़ बता रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं, ज़्यादातर मल्टीसेलुलर हैं और
फिर आगे ये भी बता रहा है कि भाई सेल जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जा सकता है। जिस तरह मैंने कहा कि सेल को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सकते हैं, हम उसको अपनी नेक्ड आई, जो नेकेड आई है हमारी, उससे हम नहीं देख सकते इसको, ठीक है। तो आगे उसने फिर 2 टाइप ऑफ सेल्स बयान किए हैं कि एक है एनिमल सेल्स, एक है प्लांट सेल्स। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं और क्या इनके अंदर डिफरेंस है। तो अब इसके अंदर, इस पेज के अंदर हमें कुछ इन्होंने सिमिलरिटीज़ दी हुई हैं। अगर हम इस पेज के अंदर अगर गौर से देखेंगे ना, तो कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस इन्होंने दिए हुए हैं प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान। तो इससे पहले कि हम डिफरेंसेस पढ़ें, सबसे पहले हम ज़रा सिमिलरिटीज़ के अंदर गौर करते हैं कि भाई एनिमल और प्लांट सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें सेम हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इन्होंने लिखा है वो है न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस क्या होता है, मैं बुक के अंदर रीडिंग करके नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं आपको एक डिटेल दूंगा कि आखिर न्यूक्लियस क्या होता है और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है और कैसे पाया जाता है। अच्छा, तो ये जो डायग्राम है एनिमल और प्लांट सेल की, मैं इसके अंदर जो है रहते हुए मैं आपको ऊपर के 4 पॉइंट्स और नीचे के जो 3 पॉइंट्स हैं वो समझाऊंगा। जो पहला पॉइंट है वो है न्यूक्लियस का। अच्छा, न्यूक्लियस किसे कहते हैं? जिस तरह हमारे एनिमल और जो ह्यूमंस होते हैं इनके अंदर ब्रेन पाया जाता है। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन हमारे जितने भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, बोलना, हमारा खाना पीना, ये सारे की चीज़ें ब्रेन कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो सेल होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और एनिमल और प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इन दोनों के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो एनिमल सेल होता है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट एट द मिड, वो दरमियान में पड़ा होता है। लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा साइड पे होता है। क्या डिफरेंस है? एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो बिल्कुल मिड में पाया जाता है। अब इन्होंने डायग्राम जो बनाई है उसके अंदर इन्होंने न्यूक्लियस को मिड में नहीं लिखा, लेकिन अक्सर औकात न्यूक्लियस हमेशा इसके मिड में होता है। और जो प्लांट सेल होते हैं इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे होता है। क्यों साइड पे होता है? इस वजह से साइड पे होता है क्योंकि इधर वैक्यूल पाया जाता है। इधर वाला जो वैक्यूल होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन इधर जो वैक्यूल पाए जाते हैं वो एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो कि दरमियान वाली जगह को घेर लेता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है ना थोड़ा साइड पे हो जाता है। और न्यूक्लियस करता क्या है? न्यूक्लियस के पास तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, तमाम उसके ऊपर जो है ये उसका फंक्शन होता है कि वो तमाम सेल के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करें और उन्हें अच्छी तरह से प्रोसीड कर सके। तो न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं एक सेल का। ये तो मैंने सिमिलरिटी भी बता दी, इसका फंक्शन भी बता दिया और डिफरेंस भी बता दिया कि प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो किस तरह से डिफरेंस है, ये डिफरेंट है और किस तरह से सिमिलर है। फिर साइटोप्लाज्म के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म असल में एक फ्लूइड है। हम कहते हैं कि हमारा एब्डोमेन है, यानी पेट हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, जिसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है और बहुत सारे और ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं सिर्फ एक एब्डोमेन की एग्जांपल ले रहा हूँ, वरना तो हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारी कैविटीज़ मौजूद हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक एब्डोमेन की एक आपको एग्जांपल दी है। इसी तरह से अगर हम सेल के अंदर देखें तो सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन आखिर वो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो पाए कहाँ जाते हैं? वो एक सेल के अंदर कहाँ पे होते हैं? तो वो एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म एक एज अ फ्लूइड बेस्ड पार्टिकल या फ्लूइड बेस्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तमाम तर ऑर्गन्स सेल के पाए जाते हैं। अगर मैं देखूं इस सेल के अंदर और मुझसे सवाल किया जाए कि आखिर इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कहाँ है, तो मैं बोलूँगा कि साइटोप्लाज्म ये सारा है। साइटोप्लाज्म के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म एक सरफेस एरिया है, एक एक ग्राउंड या एक बेस बनाता है बाकी तमाम ऑर्गन्स या बाकी तमाम स्ट्रक्चर्स को फंक्शन करवाने के लिए एक सेल के अंदर। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि फ्लूइड होता है
और इसके अंदर तमाम केमिकल रिएक्शन वगैरह और तमाम जितनी भी फंक्शन होते हैं इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के वो परफॉर्म होते हैं। अब ज़रा बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन एक थिन स्ट्रक्चर है, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी स्किन होती है। मैं कह सकता हूँ कि जो एनिमल सेल होते हैं इनके अंदर एक स्किन टाइप पाई जाती है। स्किन तो नहीं कह सकता, लेकिन स्किन की तरह जब फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर टाइनी टाइनी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, और ये बहुत थिन होती है, और इन होल्स के थ्रू जो है वाटर इन और आउट होता है, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल इज परफॉर्म बाय व्हाट इज परफॉर्म बाय द सेल मेम्ब्रेन। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एनिमल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या? एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक आउटर सरफेस पे सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के आउटर रीजन यानी उसके भी आगे एक और चीज़ भी पाई जाती है, जो कि मैं नीचे डिस्कस करूंगा जब मैं डिफरेंसेस पे आऊँगा, जो आपकी बुक के अंदर डिफरेंसेस लिखी हुई हैं। फिर आते हैं जरा माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी है। हम कहते हैं कि हमारी लंग्स होते हैं जो कि रिस्पायरेशन करते हैं। इसी तरह से अगर मैं कह सकता हूँ कि ये लंग्स हैं एक सेल के, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो रिस्पायरेशन करते हैं। और रिस्पायरेशन क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, या ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज विच इन टर्न प्रोड्यूसेस एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये है कि जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी वाटर होता है, जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करना, पावर देना। इस वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पावर प्लांट सेल को भी चाहिए, एनिमल सेल को भी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ज़रा डिफरेंस की कि भाई डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान। तो डिफरेंस ये है कि जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है, मगर जो प्लांट सेल होते हैं इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे एक और सेल भी, एक और मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। एक और आउटर सरफेस पे कुछ और भी पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है और वो डेड होता है, यानी डेड सेल से मिलकर बनता है, और ये रिजिड होता है, थोड़ा सख्त होता है, क्योंकि सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं इनका असल फंक्शन होता है प्रोटेक्शन भी इनका फंक्शन है, लेकिन इनका असल जो फंक्शन है वो है मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल, और मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड अदर सब्सटेंसेस आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द बॉडी वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। लेकिन जो सेल वॉल होता है वो प्रोटेक्शन करता है। इट इज़ रिजिड इन स्ट्रक्चर, इट इज़ डेड। ये डेड सेल से मिलकर बनते हैं और ये रिजिड होता है, ये सख्त होता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्शन। और सेल वॉल किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है। अब सेल्यूलोज क्या चीज़ है? तो सेल्यूलोज आप इंशाल्लाह हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि सेल्यूलोज क्या चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल आप लोग सिर्फ ये याद रखें कि सेल वॉल के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, और ये इनकी शेप रखने में भी मदद देता है। लाइक आप देखें कि जो एनिमल सेल है इसकी शेप थोड़ी सी लाइक इरेगुलर है, बट प्लांट सेल इट हैव अ डेफिनेट शेप, और इसका बड़ा एक रिजिड टाइप स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही एक रेगुलर स्ट्रक्चर है इसका, यानी बिल्कुल एक स्ट्रेट और सॉलिड टाइप ऑफ सब्सटेंस बना हुआ है। तो सेल वॉल इस वजह से काम करता है। सेल वॉल इसको एक अच्छी सी मज़ेदार सी शेप देता है। फिर आते हैं ज़रा क्लोरोप्लास्ट पे। तो आपको भी पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। अब जो प्लांट सेल होते हैं आखिर वो किस तरह से अपना फूड बनाते हैं? तो वो फूड अपना क्लोरोप्लास्ट के जरिए बनाते हैं। वो क्लोरोप्लास्ट के जरिए फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके बाद फिर वो आगे जाके फूड बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, और हमें पता है कि एनिमल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इस वजह से हम एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट को कंसीडर नहीं करते। फिर आते हैं वैक्यूल। मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया जब मैं इस पेज पे आ गया था कि वैक्यूल पाया जाता है दोनों के अंदर। एक के अंदर वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बड़ा सा होता है। तो जो वैक्यूल होता है ये एक लार्ज स्पेस है जो कि आपकी जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, फ्लूइड होता है, ये सारी चीजें वैक्यूल के अंदर पाई जाती हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं, बट इन प्लांट सेल देयर इज अ वन बिग वैक्यूल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो बस ये डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल के दरमियान। अब जरा बात करते हैं कुछ ऐसे सेल्स की जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और उनका एक बड़ा स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये जो पेज है इसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है जिसमें इन्होंने हेडिंग दी हुई कि स्पेशल सेल फॉर स्पेशल जॉब्स। अब बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं
जो कि बड़ा एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस बुक के अंदर कुछ सेल्स का जिक्र है, एक स्पेसिफिक जॉब है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इसके अंदर जो पहला इन्होंने सेल दिया हुआ है वो है पॉलन ग्रेन्स का। अब पॉलन ग्रेन्स क्या है, कहाँ पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, क्या फंक्शन है। तो हमने पढ़ा है पॉलिनेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को पॉलिनेशन के बारे में क्लियर होगा कि आखिर पॉलिनेशन क्या होती है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, तो पॉलिनेशन का मतलब होता है एक जगह से पॉलन ग्रेन्स को लेकर जाना, यानी एक प्लांट से पॉलन ग्रेन्स को उठाना, कह सकते हैं कि उठाना, और दूसरे प्लांट पे या दूसरे फ्लावर पे लेकर जाना पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन का नाम भी पॉलन से निकला है। तो वो जो पॉलन है, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो पॉलन क्या चीज़ है जिसकी वजह से पूरी पॉलिनेशन अकर होती है। और इस पॉलिनेशन की वजह से जो है आगे जाके फर्टिलाइजेशन होती है, प्लांट जो है सीड्स बनाता है, फ्रूट बनाता है। तो वो सारा का सारा जो एक पूरा एक प्रोसेस है वो किसके ऊपर बेस है, वो इस चीज़ के ऊपर बेस है, पॉलन ग्रेन के ऊपर बेस है। तो पॉलन ग्रेन एक ऐसा टाइनी स्ट्रक्चर है जो कि मेल गैमीट्स इसके अंदर होते हैं। प्लांट के अंदर एक होते हैं फीमेल गैमीट्स, एक होते हैं मेल गैमीट्स। हम क्या पढ़े हैं, हम मेल गैमीट्स के बारे में पढ़े हैं। आपको पता है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल एंड फीमेल जो है कंबाइन होते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन अकर होती है, फर्टिलाइजेशन क्यों अकर होती है, क्योंकि हमने आगे प्रोडक्ट बनाना होता है, आगे हमने एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना होता है, तो उसके लिए हम फर्टिलाइजेशन अकर करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उनके लिए मेल गैमीट का होना रिक्वायरमेंट है और फीमेल गैमीट का भी होना रिक्वायर है। तो मेल गैमीट क्या होता है, मेल गैमीट पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट पाए जाते हैं। कुछ पॉलन ग्रेन होते हैं स्पाइकी, यानी इनके अंदर कांटे होते हैं। लाइक ये आप देख सकते हैं, कुछ कांटे होते हैं इनके अंदर। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बड़े स्मूथ से होते हैं, लंबे से होते हैं और हल्के होते हैं। कुछ होते हैं स्टिकी होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट तरीके से पाए जाते हैं। काम क्या होता है इनका काम ये होता है कि ये लोग जो है फीमेल गैमीट के पास जाके फर्टिलाइज होते हैं ताकि जाइगोट बन सके और जाइगोट से फिर आगे एक न्यू प्लांट बन सके। तो पॉलन ग्रेन का ये फंक्शन है। फिर आते हैं ज़रा एपिथेलियल सेल के अंदर कि भाई एपिथेलियल सेल क्या होता है। हमने पढ़ा था कि भाई स्किन होती है हमारी, जो एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ह्यूमन के अंदर भी पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है, प्लांट के अंदर भी पाया जाता है। तो ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। तो एपिथेलियल सेल होता क्या है, ये एक थिन टाइप ऑफ एक सेल है। थिन यानी पतला है और फ्लैट है, यानी लाइक लेयर्स है। जैसे ये बुक है, इस तरह से एक फ्लैट्स है, दे आर फाउंड इन लेयर्स। ये लेयर के तौर पे मौजूद होते हैं। इस तरह से अगर मैं कहूँ तो एक इस तरह से एक लेयर होगी, एक इस तरह से लेयर होगी, एक इस तरह से लेयर होगी। तो 3-4 लेयर्स को बना के जब मैं एक ब्लॉक से बनाऊँगा तो हम उसको कहेंगे कि एपिथेलियल सेल है, क्योंकि एपिथेलियल सेल स्किन की तरह काम करते हैं। लाइक दे मेक अप द स्किन। तो स्किन के अंदर लेयर्स होती हैं, तो वो लेयर्स कौन बनाता है, वो एपिथेलियल सेल बनाता है। और एपिथेलियल सेल जो है क्या करता है, कवर करता है, स्किन को कवर करता है, ब्लड वेसल्स को कवर करता है, लाइनिंग होती है इनकी ब्लड वेसल्स के अराउंड, और एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसको भी ये कवर कर रहा होता है। तो जो ये प्रोटेक्शन, ऑब्जर्वेशन और कवरिंग के लिए इस्तेमाल होता है एपिथेलियल सेल। अब ज़रा हम आते हैं नर्व सेल के अंदर कि भाई नर्व सेल क्या होता है, फिर रेड ब्लड सेल है, फिर मसल सेल है। तो ये तीनों जो सेल्स हैं ये ह्यूमन के अंदर भी पाए जाते हैं, ह्यूमन के अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं। नर्व सेल क्या होता है, नर्व सेल जो है ना ब्रेन को बनाता है। जो हमारा ब्रेन होता है ना, तो ब्रेन कंसिस्ट करता है नर्व सेल के। न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर और न्यूरॉन्स नर्व सेल कहलाते हैं। तो नर्व सेल जो है ये लॉन्ग थिन फाइबर्स होते हैं, यानी ये बड़े लंबे से पतले से होते हैं और लंबे लंबे होते हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी जो है ना अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन जो है इनका स्ट्रक्चर होता है। तो अब इधर अगर देखा जाए तो ये क्यों लंबे होते हैं, इस वजह से लंबे होते हैं ताकि इनको मैसेज पहुंचाने में देर ना लगे, ये लोग जल्दी से मैसेज को पहुंचा सकें। तो नर्व सेल इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। जो रेड ब्लड सेल होता है ये हमारा जो ब्लड है ना, ये रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और दूसरे जो हैं
चीज़ों से जो है ना कंसिस्ट करता है। रेड ब्लड सेल जो है ना हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ये एक तरह की गोल डोनट टाइप होते हैं। डोनट देखा होगा आप सबने, तो डोनट के अंदर जो है ना होल होता है, लेकिन इसके अंदर होल नहीं होता, बस ये दे आर लाइक डोनट टाइप बट दे डोंट हैव अ होल इन द सेंटर ऑफ देयर स्ट्रक्चर। और रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, तो दे कैन मेक अप द ब्लड, यानी ये ब्लड को फॉर्म करने में भी मदद देते हैं। फिर आते हैं ज़रा मसल सेल के अंदर। अब मसल सेल क्या होते हैं? मसल सेल जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने ज़रूर गोश्त खाया होगा। हम जब कुर्बानी करते हैं या आम औकात में भी जो है हम चिकन या बीफ या कुछ भी लेते हैं, मटन लेते हैं, जो भी लेते हैं हम, तो हमने अक्सर औकात देखा होता है कि वो बड़ी लंबी लंबी जो गोश्त के पार्टिकल्स होते हैं, यानी गोश्त की जो वो एक लेयर्स बनी होती हैं। जब हम एक पीस उठाते हैं और थोड़ा सा उसको जो है ना खोलें तो बड़ी लेयर्स होती हैं, तो वो क्या होती हैं? वो मसल सेल होता है। असल में वो मसल होते हैं, और वो मसल्स किससे बनते हैं? मसल सेल से बनते हैं। अब जिस तरह से आप ज़रा उसी चीज़ को रिमाइंड करें कि जब आप एक गोश्त लेते हैं तो वो लंबे लंबे होते हैं, तो जो तारे बनी होती हैं ना, वो तारे इसी सेल से मिलकर बनती हैं, और ये सेल भी उन तारों की तरह जो है ना बड़े लंबे लंबे होते हैं, और ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में मदद देते हैं। जब हम पुशअप करते हैं तो कभी हमारे जो मसल्स होते हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, और तो ये सारी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात होती है। तो आई होप मसल सेल भी समझ आ गया होगा। दूसरा हमारे पास टॉपिक है सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। अब ये हमें बता रहा है कि भाई सेल आगे जाके क्या बनाता है। हमने जिस तरह पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमने इसके अंदर पढ़ा कि अब पहले हमने पढ़ा कि भाई सेल कैसे बनता है, सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई इस सेल के बाद आगे क्या, यानी सेल जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फिर वो क्या ऑर्गेनाइज होके वो क्या बनाते हैं। तो वो क्या बनाती हैं? सेल आगे जाके टिश्यू बनाता है, और फिर टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं। तो इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल में जाने से पहले मैं टिश्यू को बता दूं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डूइंग द सेम जॉब इज कॉल्ड टिश्यू। यानी टिश्यू जो है ना, बहुत सारी सिमिलर सेल्स को जब मिलाते हैं हम, यानी बहुत सारी सिमिलर सेल्स, यानी अब मैं कहूँ मसल सेल हो गए, तो बहुत सारे मसल सेल जब एक जगह पर इकट्ठे होकर काम करते हैं तो मैं बोलूँगा ये मसल टिश्यू है। तो आई होप इस चीज़ की आपको समझ आ गई है, क्योंकि मसल सेल क्या होते हैं? मसल सेल बनाते हैं एक मसल टिश्यू को, और फिर मसल टिश्यू जाके मसल ऑर्गन बनाते हैं, यानी ऑर्गन बनाता है। अब ज़रा नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। तो देखिए जिस तरह इन्होंने कहा कि मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल हुज जॉब इज टू कंट्रैक्ट एंड कॉज मूवमेंट। मैंने फिर मीट की एग्जांपल दी कि भाई मीट किस तरह होता है, तो वो आपने मीट की एग्जांपल भी देख ली, तो मुझे इसको दोबारा डिस्क्राइब या करने की ज़रूरत नहीं है। आगे इन्होंने कहा हुआ है कि भाई डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू मेक ऑर्गन। अच्छा, बड़ी एक मशहूर एग्जांपल है। जब भी हम टिश्यू, ऑर्गन और सेल का जिक्र करते हैं तो हम स्टमक की एग्जांपल देते हैं कि स्टमक एक ऑर्गन है, आखिर ये कैसे बनता है। तो ये किस तरह से बनता है? अब देखें, नर्व सेल हमने पढ़ा, तो नर्व सेल जब डिफरेंट नर्व सेल कंबाइन होंगे, सेम टाइप ऑफ नर्व सेल कंबाइन होंगे, तो वो नर्व टिश्यू बनाएंगे। और नर्व टिश्यू जो होता है वो क्या करता है? मैसेजेस को कंडक्ट करता है। हमने ब्लड सेल के बारे में पढ़ा कि ब्लड सेल क्या होते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। जब बहुत सारे रेड ब्लड सेल एक जगह पर कंबाइन होते हैं, एक जगह पर फंक्शन अकर करते हैं, तो फिर वो ब्लड टिश्यू बनाते हैं। फिर हमने मसल सेल के बारे में पढ़ा कि मसल सेल क्या होते हैं। फिर जब बहुत सारे मसल सेल कंबाइन होते हैं तो वो मसल टिश्यू बनाते हैं। हमने इनके बारे में पढ़ लिया। लेकिन अब मैं अगर ये कहूँ कि जो नर्व टिश्यू है, जो ब्लड टिश्यू है और मसल टिश्यू जब कंबाइन होते हैं फिर क्या बनाते हैं? तो जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो ये स्टमक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स बनाता है। ये नहीं बनाता कि भाई सिर्फ स्टमक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ आपको जस्ट एग्जांपल दिए कि फ़र्ज़ करिए अगर मसल टिश्यू कंबाइन होता है ब्लड टिश्यू के साथ, ब्लड टिश्यू कंबाइन होता है नर्व टिश्यू के साथ। कंबाइन का मतलब दोनों एक साथ फंक्शन अकर करते हैं तो कोई ऑर्गन बनता है। और उन्होंने उस ऑर्गन को क्या दे दिया? उन्होंने एक ऑर्गन बना दिया है स्टमक। कि स्टमक जो है ना किससे बनता है? नर्व टिश्यू से बनता है, मसल से बनता है, ब्लड सेल से बनता है। तो ये जो ऑर्गन बन गया, पहले सेल बना, सेल से टिश्यू बने, अब डिफरेंट टिश्यू एक जगह पर काम करें तो वो ऑर्गन बना। अब जब बहुत सारे ऑर्गन एक जगह पर काम करेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी उसके अंदर आपके पास स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके अलावा आपके पास लीवर है, पैंक्रियाज हैं और गॉल ब्लैडर वगैरह। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये जब एक जगह पर मिलके एक प्रोसेस या एक सिस्टम बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम।
बहुत सारे आपके पास सिस्टम मौजूद हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है। तो ये बहुत सारे नर्वस सिस्टम हो गया, ये सारे हमारे पास एक बॉडी के अंदर यानी एक ह्यूमन के अंदर सिर्फ ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे पाए जाते हैं। इस पेज के अंदर वही चीज़ बताई गई है कि ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। तो आई होप सो आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि आप लोग को मैं एक कॉन्सेप्ट दूं ताकि आप लोग रट्टे के बजाय कॉन्सेप्ट से काम लें और आगे पेपर में कॉन्सेप्चुअल टाइप ऑफ आप एक आंसर दें, एक ब्रीफ आंसर दें, ताकि जो आपका आगे चेकर है वो आपको मज़े के मार्क्स दें, उसको ख़ुद भी मज़ा आए और वो मज़े के मार्क्स दें। सो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।